हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मैन यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम करेंगे मिरेकल सीरीज क्लास 11th के डे 29 की शुरुआत। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ये चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। बहुत सारी गलतफहमियां हैं वो दूर होंगी और अगले 5 दिनों के अंदर आपको यह एहसास होगा कि इस चैप्टर के बारे में क्यों ही आपको डराया जाता है। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चैप्टर है। इसकी शुरुआत हम करेंगे सेंटर ऑफ मास के साथ। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी और ये किस तरीके से सिस्टम ऑफ पार्टिकल की मोशन को समझने में हमारी मदद कर सकता है, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है अगर अपन सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं करते तो, राइट। हम फिर बात करेंगे मोशन ऑफ रिजिड बॉडी के बारे में। तो बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम सेंटर ऑफ मास को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे, इसका यूज़ समझेंगे एंड देन यू विल रियलाइज़ कि हाँ यार ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी हमारे लिए। हमारी सीरीज़ का टारगेट है आपका फिजिक्स का फियर दूर करना, बिकॉज वंस योर फियर ऑफ फिजिक्स इज रिमूव्ड यू कैन ईजिली क्रैक एनी एग्जामिनेशन यू आर टारगेटिंग फॉर, भले वो बोर्ड्स का एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो या फिर जेईई मेंस का एग्ज़ाम हो। तो इसको आपको किस एग्ज़ाम के लिए यूज़ करना है सीरीज़ को, वो आपको डिसाइड करना है। मेरा काम है आपका फिजिक्स का डर दूर करना और इस सीरीज़ के थ्रू मैं वो काम करके रहूँगा। चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो को, राइट। तो सबसे पहला सवाल जो कि आपके दिमाग में आएगा वो ये है कि आखिर में सेंटर ऑफ मास है क्या। समथिंग रिलेटेड टू मास, नाम से इतना पता चल रहा है, बट मैं अगर आपको बताऊं कि सेंटर ऑफ मास जो है वो एक प्योरली मैथमेटिकल प्रोसीजर है। जैसे हम किन्हीं गिवन क्वांटिटीज़ का एवरेज निकालते हैं तो एक वेल डिफाइंड प्रोसीजर अवेलेबल है, उन सभी क्वांटिटीज़ को ऐड कर दो और नंबर ऑफ क्वांटिटीज से डिवाइड कर दो। इसी प्रकार से अगर हमें कोई मास डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है तो हम उसका सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं यूजिंग अ वेल डिफाइंड मैथमेटिकल प्रोसीजर। तो सेंटर ऑफ मास क्या है? बेसिकली एक पॉइंट है, एक लोकेशन है और उसको हम एक सिंपल मैथमेटिकल प्रोसीजर को फॉलो करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर एनी गिवन मास डिस्ट्रीब्यूशन। यही हम सीखने की कोशिश करेंगे, राइट। सो इट इज जस्ट अ पोजीशन फॉर अ गिवन मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हमें किस किस तरीके से दिया जा सकता है? दो अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है। एक प्रकार के मास डिस्ट्रीब्यूशन को अपन बोलते हैं डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर आपके n पॉइंट मासेस होते हैं। हर पॉइंट मास जो है उसका मास आपको गिवन होगा, एक का m1, एक का m2, एक का m3। इस तरीके से कुछ n नंबर ऑफ पॉइंट मासेस आपको गिवन होंगे, उनकी सबकी लोकेशन आपको गिवन होगी। यानी कि आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास दे दिया और आपको कहा जाएगा कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करो। या फिर आपको कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया जा सकता है। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बेसिकली रिजिड बॉडी विच इज मेड ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट मासेस। अगर आप उस बॉडी को गिनने लगोगे, काउंट करने लगोगे कि इसके अंदर कितने छोटे 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 पॉइंट मासेस हैं, तो उसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट मासेस होंगे। मतलब आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कहाँ पर बॉडी का पॉइंट मास खत्म हो रहा है और कहाँ पर अगला पॉइंट मास चालू हो रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मेरे हाथ में जो ये पेन है ये बेसिकली एक कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। ये बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट मासेस से मिलके बना हुआ है। और अगर मैं ऐसे कहता कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये भी पॉइंट मास है, ये भी पॉइंट मास है, तो कलेक्टिवली ये कहलाता हमारा डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो दो अलग अलग प्रकार से हमें मास डिस्ट्रीब्यूशन दिया जा सकता है। अब वो मैथमेटिकल प्रोसीजर कौन सा है जिसको फॉलो करके हम सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकते हैं? तो वन बाय वन देखते हैं हर केस के लिए, राइट। तो सबसे पहले अपन फाइंड आउट करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ अ डिस्क्रीट मास सिस्टम। यानी कि हमें एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल दे दिया जाएगा, है ना, विच इज मेड ऑफ n पॉइंट मासेस। पहले का m1, दूसरे का m2, तीसरे का m3 अप टू nth पार्टिकल जो है उसका mn मास हो जाएगा ना, हमें गिवन होगा। एंड सभी की पोजीशन हमें गिवन होगी, पहले का पोजीशन वेक्टर, दूसरे का, तीसरे का, nth पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू सम ओरिजिन, विथ रेस्पेक्ट टू सम फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें दे दिया जाएगा, राइट। नाउ हमें कहा जाएगा कि बताओ इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। तो आपको एक सिंपल मैथमेटिकल प्रोसीजर फॉलो करना है। सेंटर ऑफ मास की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको हर पॉइंट मास को उसकी लोकेशन से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि आपने m1 को r1 वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया,
m2 को r2 वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया एंड ऐसे ही mn को rn वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया एंड फिर आपको सभी मासेस के सम यानी कि m1 प्लस m2 अप टू mn, इस सम से आपको इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। दैट्स इट। इतना आसान है सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। तो हमें पहला पॉइंट मास दे रखा है 1 किलोग्राम, इसकी पोजीशन हमें दे रखी है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। हमें पोजीशन वेक्टर भी दिया जा सकता है या फिर हमें कोऑर्डिनेट्स भी गिवन हो सकते हैं ना, दोनों तरीके से पोजीशन दी जा सकती है। तो कोऑर्डिनेट से पोजीशन वेक्टर बनाना तो आता ही है ना यार, x कोऑर्डिनेट को i कैप से मल्टीप्लाई कर दो, y कोऑर्डिनेट को j कैप से एंड z कोऑर्डिनेट को k कैप से मल्टीप्लाई कर दो। तो m2 हमें दे रखा है और इसका पोजीशन दिया हुआ है, m3 हमें दे रखा है और इसकी पोजीशन हमें गिवन है, और हमें पूछा गया है कि बताओ सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कहाँ पर होगी। तो हमारा जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी जो लोकेशन होगी वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम m1 को उठाएंगे और इसके पोजीशन वेक्टर से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी गुड। ऐसे ही हम m2 को उठाएंगे 2 किलोग्राम, पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 2k कैप, ठीक है। एंड m3 को उठाएंगे और पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप डिवाइडेड बाय, इसको अपन तीनों मासेस के सम के द्वारा यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 इसके द्वारा हम इसको डिवाइड कर देंगे। चलो कलेक्ट करो। तो यहाँ से 2i कैप, यहाँ से 2i कैप और यहाँ से 9i कैप, तो 9 प्लस 4 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 13i कैप आ जाएगा। फिर इधर से 3j कैप, इधर से माइनस का 2j कैप यानी कि प्लस j कैप बच गया, और इधर से 12j कैप तो 13j कैप आ जाएगा। इधर से माइनस k कैप एंड 4k कैप यानी कि प्लस 3k कैप बचा, एंड 5 इंटू 3 15 करोगे तो 15 और 3 हो जाएगा आपका 18k कैप डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हमसे बात करी जा रही है सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पॉइंट मासेस। तो हम तो n पॉइंट मासेस का सेंटर ऑफ मास निकाल चुके हैं, 2 पॉइंट मासेस में क्या खास है, खास इसलिए है क्योंकि एग्जाम के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये पहला वाला पॉइंट मास है m1, ये दूसरा वाला पॉइंट मास है m2, और दोनों के बीच की डिस्टेंस l है। इंटरेस्टिंग हो गया केस, हमें दोनों की लोकेशन नहीं दे रखी, दोनों का पोजीशन वेक्टर नहीं दे रखा, हमें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही नहीं दिया, हमें तो बस दोनों के बीच की डिस्टेंस दे दी। अच्छा, हमें ये पता है कि जो हमारा सेंटर ऑफ मास होगा ना वो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के ऊपर होगा और कहीं नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन उस लाइन के ऊपर एग्जैक्टली वो कहाँ पर होगा, किस पॉइंट मास से कितनी दूरी पर होगा, वो हम एग्जैक्टली फाइंड आउट करना चाहते हैं। यानी कि हम या तो L1 फाइंड आउट करना चाहते हैं या फिर L2 फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस दे नहीं रखा तो हम बना लेंगे। तो हम क्या कर लेंगे, इसको बना लेंगे ओरिजिन, जहाँ पर हमारा m1 रखा हुआ है ना उसको हम बना लेंगे ओरिजिन। और ये जो लाइन है जो कि दोनों को मिला रही है वो हो जाएगा हमारा x एक्सिस। तो बेसिकली m2 जो है उसका x कोऑर्डिनेट हमें पता पड़ गया, कितना हो जाएगा l, y कोऑर्डिनेट हो गया 0, z कोऑर्डिनेट हो गया 0। बेसिकली हमें सेंटर ऑफ मास का भी y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि सेंटर ऑफ मास x एक्सिस के ऊपर होगा, इस लाइन के ऊपर होगा, ठीक है ना। चलो तो देखते हैं सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कहाँ पर होगी। तो XCOM हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, यानी कि ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं, जो कि किसके बराबर हो जाएगी, L1 के बराबर हो जाएगी। डायग्राम में देख रहे हो आप, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने पहला वाला मास उठाया, क्योंकि ये खुद ओरिजिन है तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा 0। दूसरा वाला मास उठाया, इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा L डिवाइडेड बाय टोटल मास से इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया m1 प्लस m2। तो L1 की वैल्यू आ जाएगी m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 टाइम्स l। सिमिलरली अगर आप L2 निकालोगे तो आप L में से L1 को क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, या M2 को ओरिजिन बना सकते हो, सिमिलर कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका, अगर आप L2 फाइंड आउट करना चाहते हो तो m1 डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 टाइम्स टोटल लेंथ l। आप नोटिस कर रहे हो कि जो L1 और L2 का रेशियो है वो किसके बराबर आ रहा है,
वो इन्वर्स रेशियो ऑफ मासेस के बराबर आ रहा है, m2 डिवाइडेड बाय m1 के बराबर आ रहा है। यानी कि जो मास ज़्यादा होगा ना, उससे सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस उतनी ही कम होगी। यानी कि हमेशा सेंटर ऑफ मास जो है वो ज़्यादा मास के पास होता है, ये चीज़ हमें पता पड़ गई, राइट। तो जो मास ज़्यादा होगा, ठीक है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास उतना ही करीब होगा। ये हमें ध्यान रखना है, एक जनरल लेकिन बेहद इम्पॉर्टेंट हमें रिजल्ट पता पड़ चुका है। तो इसलिए हम इन दोनों पॉइंट मासेस के सेंटर ऑफ मास को स्पेशली ट्रीट करते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूलाज भी आप याद रख सकते हो। अब अपन बात करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास सिस्टम। अब कंटिन्यूअस मास सिस्टम के अंदर तो क्या होगा, इनफाइनाइट पॉइंट मासेस होंगे। तो आप अपना पुराना वाला तरीका तो यूज़ कर नहीं सकते, क्योंकि फिर आपको वहाँ पर इनफाइनाइट टर्म्स का सम करना पड़ेगा, राइट। तो आप क्या करोगे, अगर इनफाइनाइट टर्म्स का जहाँ जहाँ पर हमें सम करना पड़ता है तो हमें ऑलरेडी पता है वहाँ पर हम इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमें सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इन जनरल जो हमारी कंटिन्यूअस बॉडी है उसका एक सेगमेंट पकड़ेंगे जिसका मास कितना होगा dm, जिसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा r। तो हम हमारी कंटिन्यूअस बॉडी को इसी तरीके के छोटे छोटे सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। हर सेगमेंट के मास को उसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है। तो इस एडिशन को हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया है, और नीचे हमें टोटल मास से डिवाइड करना है। तो टोटल मास को भी हमने इंटीग्रेशन ऑफ dm के थ्रू यहाँ पर क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। तो सेम फॉर्मूला है, बस हमने जो सम था उसको यहाँ पर इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर दिया। अब जैसे इंटीग्रेशन दिखता है ना, बच्चे डरने लगते हैं, क्योंकि उनको इंटीग्रेशन से पता नहीं क्यों एलर्जी सी होती है। तो पहली खुशखबरी तो ये है कि नीट के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जहाँ पर आपको सच में इंटीग्रेशन करना पड़े, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही रेयर है। लेकिन फिर भी मैं आपको इंटीग्रेशन के साथ भी कंफर्टेबल फील करवाऊंगा अगले 10 मिनट के अंदर। एंड फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस को बिना इंटीग्रेशन का यूज़ किए भी सॉल्व किया जा सकता है। उसके लिए हमें फिर कुछ रिजल्ट्स याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो मैं कुछ स्टेप्स आपको बता देता हूँ, आपको वही फॉलो करने हैं। जो भी बॉडी आपको गिवन होगी ना, आपको उसका एक सेगमेंट लेना है, उसका मास होगा dm। अब उस dm को आपको कैसे भी करके, या तो r की फॉर्म में, अगर आप इन जनरल r की फॉर्म में इंटीग्रेट कर रहे हो तो, या फिर x की फॉर्म में, या y की फॉर्म में, या z की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। यही आपका मेन काम होगा, और जैसे आप ये काम कर दोगे तो फिर इंटीग्रेशन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। हम नॉर्मली क्या करते हैं, जब भी हमें रिजिड बॉडी या कंटिन्यूअस बॉडी दी जाती है तो उसके लिए डायरेक्टली लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने की बजाय हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं। तो हम या तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट यूजिंग दीज फॉर्मूलाज क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। एक और चीज़ हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे ताकि हमें इंटीग्रेशन के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च ना करनी पड़े, उसको अपन बोलते हैं सिमेट्री का यूज़ करना। हमें पता है कि हमने मास को लोकेशन के वेट के अकॉर्डिंग एवरेज लेके सेंटर ऑफ मास डिफाइन किया है। मतलब अगर सपोज करो आप एक ऐसा पॉइंट पकड़ते हो जिसके अबाउट आपका मास सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऑब्वियसली आपका वही पॉइंट क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। तो हमें ये पता पड़ गया कि अगर हमारी गिवन बॉडी किसी पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है तो पक्का वही पॉइंट हमारी बॉडी का क्या हो जाना चाहिए, सेंटर ऑफ मास। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको रॉड दे दी जाए यूनिफॉर्म, है ना, तो पक्का इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। अगर आपको एक ट्रायंगुलर लेमिना दे दी जाए तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो पक्का क्या हो जाएगा, इसका सेंट्रॉइड हो जाएगा, ठीक है, खासकर इक्विलैटरल ट्रायंगल की फॉर्म में हो तो। अगर आपको एक स्क्वायर शीट दे दी जाए तो सेंटर हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। डिस्क दे दी जाए तो सेंटर हो जाएगा। अगर आपको एक स्फीयर दे दिया जाए तो भी सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, सेंटर पे हो जाएगा। तो अगर हमें गिवन बॉडी का कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए जिसके अबाउट आपकी बॉडी सिमेट्रिक है तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वही पॉइंट हमारा क्या हो जाना चाहिए, सेंटर ऑफ मास हो जाना चाहिए। अब आप बोलोगे सर इतना आसान केस तो कभी नहीं मिलता। तो अगर आपको पॉइंट ना मिले तो फिर आप लाइन ढूंढते हो, एक ऐसी लाइन जिसके अबाउट आपका गिवन मास डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है। कम से कम आपको ये पता पड़ जाएगा कि हमारा सेंटर ऑफ मास उस लाइन पर होगा, तो आपको अदर डायरेक्शंस या अदर कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो आपको हमेशा सिमेट्री का यूज़ करना है। इसको आप जितना बेटर यूज़ करोगे उतना आसान आपको सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन दिखाई देगी, राइट। सो इफ मास डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल अबाउट अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास, ये तो डायरेक्ट हो गया। एंड इफ मास डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल अबाउट अ लाइन, सेंटर ऑफ मास विल डेफिनेटली बी ऑन दैट लाइन। एग्जाम्पल, रॉड का सेंटर ऑफ मास सेंटर में, ये वाला मास m इधर है, m इधर है, क्योंकि दोनों बराबर मासेस हैं तो पक्का इनका जो मिड पॉइंट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट करेगा। अगर रिंग की बात करें तो सेंटर ही सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। लेकिन अगर अपन एक सेमी सर्कुलर रिंग की बात करेंगे तो अब हम पॉइंट फाइंड आउट नहीं कर सकते जिसके अबाउट ये सिमेट्रिक है, हम एक लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस वाली लाइन के अबाउट ये सिमेट्रिक है। जितना मास इस वाली लाइन के इधर की तरफ है उतना का उतना ही मास सिमेट्रिकली इधर की तरफ रखा हुआ है। तो पक्का हमारा जो सेंटर ऑफ मास होगा कहाँ पर होगा हमें नहीं पता, बट इस लाइन के ऊपर होगा, हमें ये पता पड़ गया। तो हमें सेंटर ऑफ मास का केवल और केवल इस लाइन के अलॉन्ग ही कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, बाकी अदर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। कितनी मेहनत कम हो गई है ना। तो चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन और उसके थ्रू समझते हैं कि कैसे इंटीग्रेशन का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक सेमी सर्कुलर रिंग लेंगे। अभी अभी हमने बोला था कि हमारी जो ये सेमी सर्कुलर रिंग है ना, ये इस वाली लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो पक्का हमारा सेंटर ऑफ मास इस वाली लाइन के ऊपर होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया ऑरिजिन। तो हमें केवल और केवल सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें पता पड़ गया सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस के ऊपर ही होने वाला है। तो मैंने आपको पहला स्टेप क्या बताया था कि आपको जो भी बॉडी दी जाती है उसका एक छोटा सा सेगमेंट आपको उठाना होता है। तो आपने क्या करा, आपकी रिंग का एक छोटा सा टुकड़ा उठा लिया। कितनी लेंथ है इस टुकड़े की, r मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा। कितना मास है इस टुकड़े का, dm। अब मैंने आपको बताया था कि dm को कैसे भी करके आपको अदर वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर हम टुकड़ा इधर भी ले सकते थे थीटा एंगल पर, इधर भी ले सकते थे, इधर भी ले सकते थे, इधर भी ले सकते थे, इधर भी ले सकते थे। टुकड़े की लेंथ अगर सेम रखी जाए तो केवल और केवल क्या चीज़ चेंज हो रही है, उसका एंगल। तो हमें कैसे भी करके एंगल की फॉर्म में लेके आना है डीएम को। तो हम कैसे लेके आएंगे, तो देखो डीएम को मैं कैसे लिखूंगा कि मेरा जो टोटल मास है कैपिटल एम वो कितने एंगल के ऊपर स्प्रेड है, वो पाई रेडियंस के ऊपर स्प्रेड है। तो आपका जो यूनिट एंगल पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो कितना हो जाएगा, m अपॉन पाई। और आपको कितने एंगल का मास निकालना है, डी थीटा एंगल का। क्यों, क्योंकि आपने जो टुकड़ा चूज किया है वो सेंटर के ऊपर कितना एंगल बना रहा है, डी थीटा। तो इस तरीके से उस एलिमेंट का मास हमें पता पड़ गया, उस सेगमेंट का मास हमें पता पड़ गया, दैट इज डी एम इज इक्वल टू एम अपॉन पाई टाइम्स डी थीटा। सो वी हैव सक्सेसफुली कन्वर्टेड डी एम इन फॉर्म ऑफ डी थीटा। अब देखना इंटीग्रेशन कितना आसान हो जाएगा। फिर बात करते हैं कि हमें y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है, तो हमें इस सेगमेंट का भी y कोऑर्डिनेट चाहिए होगा। तो देखो इस सेगमेंट का y कोऑर्डिनेट का मतलब है इसकी हाइट। तो ये वाली जो लेंथ है वो कितनी है, r, ये वाला एंगल कितना है, थीटा। तो पक्का ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी आपकी, r साइन थीटा हो जाएगी। तो इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो पक्का कितना होगा, r साइन थीटा होगा। और इसका x कोऑर्डिनेट जो होगा वो पक्का कितना होगा, r cos थीटा होगा। अब x कोऑर्डिनेट से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो y कोऑर्डिनेट से मतलब है, ठीक है ना। तो फाइनली हमारा जो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा, फॉर्मूला क्या हुआ करता था, इंटीग्रेशन ऑफ y टाइम्स dm। तो y की जगह हमने रख दिया r साइन थीटा और dm की जगह हमने रख दिया m अपॉन पाई टाइम्स डी थीटा। तो देखो m अपॉन पाई टाइम्स r ये सब कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन से। केवल और केवल क्या वेरी कर रहा है, एंगल, यानी कि साइन थीटा डी थीटा। जो सेगमेंट है वो आप 0 डिग्री एंगल पर ले सकते थे, 90 पर ले सकते थे, या ज़्यादा से ज़्यादा 180 डिग्री एंगल तक ले सकते हो, यानी कि पाई रेडियंस तक ले सकते हो। तो आपने 0 से लेके पाई तक क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। और नीचे टोटल मास, और टोटल मास तो आपको कितना गिवन है, कैपिटल M गिवन है। अगर आप dm का इंटीग्रेशन करोगे तो भी आपको कैपिटल M मिलेगा, ठीक है ना। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो भी आपको कैपिटल M मिलेगा, राइट। चलो M से M कट गया तो बचेगा r अपॉन पाई। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, और अभी हमें लिमिट्स रखनी है 0 से लेके पाई तक। पहले हायर लिमिट रखते हैं तो माइनस ऑफ कॉस पाई
एंड माइनस ऑफ माइनस करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा cos 0 डिग्री। cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो माइनस ऑफ -1 +1 हो जाएगा और cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है। तो ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे और टोटल हो जाएगा आपका 2r/पाई। यानी कि इस सेंटर से हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो कितनी डिस्टेंस के ऊपर होता है, 2r/पाई, इतनी डिस्टेंस के ऊपर होता है। अब इस रिजल्ट को आपको डायरेक्ट ध्यान भी रखना है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए सेमी सर्कुलर डिस्क का, सेम प्रोसीजर, थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाएगा कि अब की बार हम जो सेगमेंट लेंगे वो रिंग की फॉर्म में होगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ से y हाइट के ऊपर एक dy विड्थ की एक सेमी सर्कुलर स्ट्रिप ले ली। तो ये देखो, ये सेमी सर्कुलर स्ट्रिप आपको दिखाई दे रही है, इसकी विड्थ कितनी है, dy। तो मैं ये स्ट्रिप कहीं भी ले सकता हूँ, y = 0 पर ले सकता हूँ और y = r पर ले सकता हूँ। इस तरीके से मैं पूरी की पूरी बॉडी को क्या कर सकता हूँ, कवर कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ये जो स्ट्रिप मैंने ली है इसका मास है dm, ठीक है। तो उस dm की वैल्यू अपन किसी ना किसी तरीके से हमारे अदर वेरिएबल की फॉर्म में लेके आएंगे। जैसे हमारा यहाँ पर y चेंज हो रहा है, हम अलग अलग हाइट के ऊपर ये स्ट्रिप लिया कर सकते थे, राइट। तो हम कैसे निकालेंगे dm की वैल्यू, तो टोटल मास कितना है, कैपिटल M, कितने एरिया के अंदर स्प्रेड है, सेमी सर्कुलर डिस्क का एरिया हो जाएगा πr² डिवाइडेड बाय 2। तो मैंने टोटल मास को एरिया πr² डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड कर दिया। और हमें कितने एरिया का मास करना है, मास फाइंड आउट करना है। तो हमें तो इस रिंग जो स्ट्रिप हमने ली है इसका, तो इसको अगर आप सीधा करोगे तो एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बन जाएगी काइंड ऑफ, जिसकी लेंथ हो जाएगी आपकी पाई इंटू वाई, क्योंकि आपने जो स्ट्रिप ली है उसकी रेडियस y है, और विड्थ जो है वो कितनी है, dy। तो एरिया हो जाएगा आपका पाई इंटू वाई टाइम्स dy। खुद से करके देखना, अच्छे से आराम से दोबारा से सुनना इस सेगमेंट को। तो ओवरऑल आपका जो dm होगा वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ m टाइम्स y टाइम्स dy डिवाइडेड बाय r²। हमने सक्सेसफुली जो dm है उसको dy की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, है ना। अब हमारी जो ये स्ट्रिप है, क्योंकि ये एक रिंग है जिसकी रेडियस y है, तो सेंटर से इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कितना हो जाएगा, अभी अभी हमने देखा था ट्वाइस ऑफ रेडियस डिवाइडेड बाय पाई। तो हमने जो सेगमेंट लिया है इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो ओरिजिन से कितनी हाइट के ऊपर होगा, ट्वाइस ऑफ y/पाई हाइट के ऊपर होगा, टाइम्स dm डिवाइडेड बाय नीचे हमारा टोटल मास। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ y/पाई तो रखा हुआ ही है, dm की जगह अपनों ने रख दिया ट्वाइस ऑफ m टाइम्स y dy/r², और नीचे टोटल मास हो गया कैपिटल M। कैपिटल M से कैपिटल M चला गया, और 2 × 2 4, और नीचे पाई r², ये सब कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ गए, और अंदर बच गया आपका y² टाइम्स dy। अब तो इंटीग्रेशन आप आसानी से कर ही सकते हो। y कहाँ से कहाँ वेरी हो सकता है, 0 से लेके r तक। तो आपका ये हो जाएगा 4/πr², y² का इंटीग्रेशन हो जाएगा y³ डिवाइडेड बाय 3। अपर लिमिट रखोगे तो r³ डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, और r² से r³ चला जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 4r/3π। तो जो डिस्क है वो भी y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होती है, तो ऑब्वियसली हमारा जो सेंटर ऑफ मास होगा वो y एक्सिस के ऊपर होगा, और सेंटर से कितनी डिस्टेंस के ऊपर होता है सेंटर ऑफ मास, 4r डिवाइडेड बाय 3π, इतनी डिस्टेंस के ऊपर होता है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर आप फाइनली शायद इंटीग्रेशन के साथ में कंफर्टेबल फील करने लग जाओ। चलो, आपको कहा गया है कि द लीनियर डेंसिटी ऑफ रॉड ऑफ लेंथ L वेरीज एज लैम्डा इज इक्वल टू a + bx। यानी कि हमारी यूनिफॉर्म रॉड नहीं है। यूनिफॉर्म रॉड का तो सेंटर ऑफ मास उसके मिडिल पॉइंट पर होता है। यहाँ पर रॉड की जो मास डेंसिटी है वो वेरी कर रही है, कहीं पर हल्की है, कहीं पर भारी है। ठीक है, चलो, तो हमें कह रखा है लैम्डा। लैम्डा का मतलब हो जाएगा dm डिवाइडेड बाय dx। ये हमें कितना दे रखा है, a + bx दे रखा है। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से dm हमारा कितना हो जाएगा, a टाइम्स dx प्लस b टाइम्स x टाइम्स dx। तो हमने dm को dx की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, बहुत आसान हो गया यहाँ पे। तो
ठीक है। तो हमारी जो रॉड है, इस तरीके की हमारी रॉड है, ठीक है, इसका एक एंड कहाँ पर है, x इज इक्वल टू 0 पर रखा हुआ है। तो यहाँ से x डिस्टेंस पर हम एक छोटा सा पार्ट लेते हैं जिसका मास कितना है dm, और उसको हमने सक्सेसफुली dx की फॉर्म में लिख ही लिया। इसकी लेंथ कितनी है, dx है। अब क्योंकि ये इतना छोटा है, इसको पॉइंट मास माना जा सकता है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसी जगह पर होगा, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली हमारा जो xcm होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x 0 से लेके लेंथ कितनी है, कैपिटल L तक, dm की जगह अपन रख सकते हैं a टाइम्स dx प्लस bx टाइम्स dx डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू L, dm की जगह अपन रख सकते हैं a टाइम्स dx प्लस bx टाइम्स dx। चलो अब तो फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ax यानी कि a टाइम्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड bx स्क्वायर यानी कि b टाइम्स s क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ऊपर लिमिट्स अपन रखेंगे कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके L तक, और नीचे देखो, नीचे हो जाएगा आपका a dx मतलब a टाइम्स x एंड bx मतलब b टाइम्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। लिमिट्स रखनी है हमें 0 से लेके L तक। तो चलो लिमिट्स रखते हैं। तो अपर लिमिट रखेंगे तो ऊपर आ जाएगा आपका a l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस b l क्यूब डिवाइडेड बाय 3, और नीचे आ जाएगा आपका a l प्लस b l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो, l ऊपर और नीचे से कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बचेगा a l डिवाइडेड बाय 2 प्लस b l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, और नीचे बच रहा है आपका a प्लस बी एल डिवाइडेड बाय 2। और फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3al प्लस ट्वाइस ऑफ बी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। और 6 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 3 टाइम्स 2a प्लस बी एल। कुछ इस तरीके का आपका आंसर आ जाएगा। एक बार कैलकुलेशन जो है वो फिर से वेरीफाई कर लेना, ठीक है ना। तो अब ऐसा क्वेश्चन जहां पर आपको इंटीग्रेशन सच में यूज़ करना पड़ जाए, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट इसके चांसेस बहुत कम है। ज़्यादातर क्या होगा कि आपको कुछ रेगुलर शेप्ड बॉडीज़ जो हैं उनका सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी ध्यान रखना है, और फिर आप क्या कर सकते हो, जो कंपोजिट बॉडीज़ होंगी उनका सेंटर ऑफ मास इनकी मदद से फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको कौन कौन सी रेगुलर शेप्ड बॉडीज़ का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है, ध्यान रखना है। तो मैं कुछ लिस्ट बना देता हूँ। जैसे सेमी सर्कुलर रिंग का हमने फाइंड आउट कर लिया 2r/π सेंटर से। अगर अपन सेमी सर्कुलर डिस्क की बात करें तो 4r/3π सेंटर से, ऑब्वियसली y एक्सिस पर होगा, सिमेट्रिक एक्सिस जो है। अगर अपन हेमीस्फेरिकल शेल की बात करते हैं तो r डिवाइडेड बाय 2, और अगर अपन सॉलिड हेमीस्फेयर की बात करते हैं तो 3r डिवाइडेड बाय 8। कंप्लीट रिंग, कंप्लीट डिस्क और कंप्लीट स्फीयर, उनका तो हमेशा सेंटर होगा, सेंटर ऑफ मास, उनके बारे में बात नहीं करी जा रही है यहाँ पे, सेमी सर्कुलर के बारे में बात करी जा रही है। अगर अपन सॉलिड कॉन की बात करते हैं तो जो लोअर मोस्ट पॉइंट है, मतलब जो इसका बेस है सर्कुलर, उसके सेंटर से सेंटर ऑफ मास की जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, h/4 हो जाएगी। और अगर हमारा कोन होलो है, खोखला है अंदर से, जैसे वो सॉफ्टी वगैरह खाते हो ना आप, तो उसमें जो सर्कुलर बेस है उसके सेंटर से सेंटर ऑफ मास की हाइट हो जाएगी h/3। अगर आपका सपोज करो आर्क है जो कि सेंटर के ऊपर अल्फा एंगल बना रहा है, तो आपका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा ट्वाइस ऑफ r डिवाइडेड बाय अल्फा टाइम्स साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 2। जैसे सेमी सर्कुलर रिंग के लिए आप अल्फा की वैल्यू कितनी रखोगे, पाई, तो साइन π/2 तो कितना हो जाएगा 1, तो आपका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 2r/π। यही तो था हमारा फॉर्मूला। इसी तरीके से आपका इस तरीके का सेगमेंट दिया जाए जो कि
डिस्क का ही पार्ट है, बट सेंटर के ऊपर केवल और केवल कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 4r डिवाइडेड बाय 3 अल्फा टाइम्स साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 2। एग्जाम्पल के तौर पे आप सेमी सर्कुलर डिस्क ले सकते हो जिसमें अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई, साइन पाई बाय 2 हो जाएगा 1, आंसर आ जाएगा 4r डिवाइडेड बाय 3 पाई। यही तो था, वेरीफाई कर लिया। तो अगर सेमी सर्कुलर है तो चलो ठीक है, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है। अगर अदर किसी एंगल, ठीक है ना, जैसे रिंग का हमें सेगमेंट दे दिया जो कि सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाता है, 45 डिग्री का एंगल बनाता है, उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। बहुत आसान है, ठीक है। तो ये कुछ रेगुलर शेप्ड बॉडीज़ हैं जिनका सेंटर ऑफ मास हमें ध्यान रखना है। अब देखो, आपको कंपोजिट बॉडीज़ का जब भी सेंटर ऑफ मास पूछा जाएगा तो आपको एक मूल मंत्र ध्यान में रखना है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपकी जो कंपोजिट बॉडी है वो किन किन बॉडीज़ की फॉर्म में ब्रेक करी जा सकती है जिनका सेंटर ऑफ मास आपको पता है, और आप हर बॉडी को उसके सेंटर ऑफ मास के ऊपर एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर सकते हो, और फिर आगे का काम तो आपको पॉइंट मासेस वाला काम करना है बस। देखो समझो इसको, जैसे हमें यहाँ पर 3 रॉड्स दे रखी है ऑफ सेम मास। तीनों का मास क्या है, सेम है, लेंथ अलग अलग है बट तीनों का मास सेम है, हमें ऑलरेडी कह दिया गया है। आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें पता है ये वाली जो रॉड है इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, इसका सेंटर ऑफ मास इसके मिडिल पॉइंट पर होगा, और इसका सेंटर ऑफ मास इसके मिडिल पॉइंट पर होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इन रॉड्स को 3 पॉइंट मासेस से रिप्लेस कर सकते हैं। चलो करते हैं। तो हमने इस जगह एक पॉइंट मास रख दिया, मास है कितना m, और कोऑर्डिनेट्स हैं a डिवाइडेड बाय 2, 0। हमने एक पॉइंट मास यहाँ पर रख दिया, मास है m और कोऑर्डिनेट्स है 0, a डिवाइडेड बाय 2, और एक हमने यहाँ पर रख दिया, इसका मास भी m है और कोऑर्डिनेट्स हैं a डिवाइडेड बाय 2, a डिवाइडेड बाय 2। तो अब हमारे 3 पॉइंट मासेस हो गए। पहला हो गया मास m, कोऑर्डिनेट्स a डिवाइडेड बाय 2, 0। दूसरा हो गया मास m, कोऑर्डिनेट्स 0, a डिवाइडेड बाय 2, और तीसरा भी हो गया मास m बट कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a डिवाइडेड बाय 2, a डिवाइडेड बाय 2। तो अब 3 पॉइंट मासेस का सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट करते हैं ये तो हमें पता ही है ऑलरेडी। तो हमारा ओवरऑल जो लोकेशन आएगा, जो सेंटर ऑफ मास आएगा, आप अलग अलग भी निकाल सकते हो। जैसे आप एक्सीएम निकालोगे तो कैसे निकालोगे, हर मास को उसके एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, तो यह आ जाएगा ए एम डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0 प्लस ए एम डिवाइडेड बाय 2, और तीनों मासेस का सम कितना हो जाएगा आपका 3m हो जाएगा। चलो सॉल्व करो, तो ए एम डिवाइडेड बाय 2, ए एम डिवाइडेड बाय 2 बचेगा a टाइम्स m डिवाइडेड बाय 3m, m से m चला गया, कितना आ जाएगा आपका a डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। और अगर अपन YCM की बात करें तो सिमिलर कैलकुलेशन होगी, 0 प्लस ए एम डिवाइडेड बाय 2 प्लस ए एम डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय टोटल मास हो जाएगा आपका 3m, तो ये भी आ जाएगा आपका a डिवाइडेड बाय 3। तो इस लोकेशन पर आपका सेंटर ऑफ मास होगा a डिवाइडेड बाय 3, a डिवाइडेड बाय 3। दैट्स इट। एक और प्रॉब्लम करते हैं। हमें कहा गया है मैन हैज़ कंस्ट्रक्टेड अ टॉय एज शोन इन फिगर if the density of the material of the sphere is 12 times that of the cone। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी गई है। तो हमें कह दिया गया है कि जो डेंसिटी है, ठीक है, वो 12 टाइम्स है, तो डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज 12 टाइम्स डेंसिटी ऑफ कोन। ये हमें एक ज़रूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे दी गई है। बाकी सारी चीज़ें डायग्राम के अंदर शो कर रखी है। तो जैसे जो स्फीयर है उसकी रेडियस कितनी दे रखी है, r, उसका डायमीटर 2r है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। तो अगर हम मास ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा वॉल्यूम, यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई टाइम्स r³ मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। तो डेंसिटी हो जाएगा आपका रो ऑफ स्फीयर, या आप इसको 12 टाइम्स रो ऑफ कौन से रिप्लेस कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई r³ मल्टीप्लाइड बाय 12 टाइम्स
रो ऑफ कौन। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली आपका आ जाएगा 3 से 12 चला जाएगा 4 टाइम्स, तो 16 टाइम्स पाई टाइम्स आर क्यूब टाइम्स रो ऑफ कौन। ये आपका मास ऑफ स्फीयर आपको पता चल गया। ऐसे ही आप मास ऑफ कोन फाइंड आउट कर सकते हो। देखो कैसे फाइंड आउट करोगे। कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो सर्कुलर बेस है उसकी रेडियस कितनी है 2r है, ध्यान रखना उसकी रेडियस कितनी दे रखी है 2r दे रखी है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर टाइम्स हाइट हमें कितनी दे रखी है 4r, तो ये हो जाएगा 4r। पता है ना कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर टाइम्स h, ये कौन का वॉल्यूम होता है। ठीक है ना, चलो यहाँ तक की बात आ गई समझ में। अब ये तो हमारा वॉल्यूम हो गया और इसको हमने डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया रो ऑफ कौन से, तो ये हो जाएगा आपका 16 पाई आर क्यूब टाइम्स रो ऑफ कोन डिवाइडेड बाय 3। तो अगर आप इसको लिखते हो m, तो ये जो है वो हो जाएगा आपका m डिवाइडेड बाय 3। तो दोनों का अलग अलग हमने मास निकाल लिया। अब देखो आगे का काम आसान है। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा और इसका जो सेंटर ऑफ मास है सॉलिड कोन है, तो सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा आपका h डिवाइडेड बाय 4 डिस्टेंस के ऊपर हो जाएगा। ठीक है ना, तो सॉलिड कोन का एक बार देख लेते हैं। सॉलिड का था h डिवाइडेड बाय 4 के ऊपर। ठीक है, चलो तो और ऑब्वियसली कौन सी वाली लाइन के ऊपर होगा हमारे y एक्सिस के ऊपर होगा। ठीक है ना, तो अपन इसका y कोऑर्डिनेट लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 4r प्लस r, तो कितना हो जाएगा 5r हो जाएगा, और इसका हो जाएगा इस जगह पर हाइट डिवाइडेड बाय 4 दैट इज r हो जाएगा। मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है वो तो आपकी 5r है और ये वाली जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी है r है। ये चीज़ हमें पता पड़ गई। अब तो हमारा काम आसान हो गया। तो हमारा YCM जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पहला वाला पॉइंट मास कितना है m स्फीयर, उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कितनी हाइट के ऊपर है 5 टाइम्स r। दूसरा वाला मास कितना है m डिवाइडेड बाय 3, सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट के ऊपर है r हाइट के ऊपर है, डिवाइडेड बाय टोटल मास यानी कि m प्लस m डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो जाएगा आपका 5mr प्लस mr डिवाइडेड बाय 3। 5 इंटू 3 करेंगे 15 प्लस 1 दैट इज 16mr डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 करेंगे तो 4m डिवाइडेड बाय 3। 3 से 3 चला गया, m से m चला गया, 4 से 4 टाइम्स चला गया, तो ये आ जाएगा आपका 4 टाइम्स r। 4 टाइम्स r इस लोकेशन पर आपका क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास होना चाहिए, यानी कि एग्जैक्टली आपका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, इस पॉइंट के ऊपर है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। इफ दिस कंडीशन होल्ड्स, विच कंडीशन कि दोनों की डेंसिटी जो है वो अलग अलग दे रखी है। तो फंडा आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी अपन कंपोजिट बॉडीज के बारे में बात करते हैं तो हम लोग अलग अलग बॉडीज को पॉइंट मासेस से रिप्लेस कर सकते हैं। हमें बस उन अलग अलग बॉडीज़ का सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए। जैसे हमें यहाँ पर कोन के बारे में पता होना चाहिए था कि इसका सेंटर ऑफ मास बेस का जो सेंटर होता है वहाँ से h डिवाइडेड बाय 4 हाइट के ऊपर होता है। तो हम कोन को रिप्लेस कर सकते हैं एक पॉइंट मास से जो कि m/3 था यहाँ पर, और किस लोकेशन पर, जो उसका सेंटर ऑफ मास यानी कि h/4 लोकेशन पर। ठीक है ना, कैलकुलेशन वगैरह वेरीफाई करते रहना, हर सवाल के अंदर बोल रहा हूँ क्योंकि गलतियाँ हो सकती हैं। चलो आगे चलते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, नेगेटिव मास वाला जुगाड़। यहाँ पे तो आप कंपोजिट बॉडीज़ के बारे में बात कर रहे थे। अब क्या करोगे कि जो रेगुलर शेप बॉडीज़ हैं उसमें से किसी पार्ट को निकाल लिया गया है और फिर जो रिमेनिंग पार्ट बच गया आपका, उसका सेंटर ऑफ मास आपसे पूछा गया है। जैसे आपको एक डिस्क दे दी गई है, इसकी रेडियस कितनी है a है, और इसके अंदर से एक b रेडियस वाला छोटा जो डिस्क है वो काट के अलग निकाल लिया गया है।
अब ये जो रिमेनिंग बचा हिस्सा, ठीक है, ट्रंकेटेड बॉडीज भी बोलते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो यहाँ पे हम नेगेटिव मास वाला जुगाड़ लगाएंगे। हम कहेंगे कि जिस बॉडी को निकाल लिया गया है उसका मास हम ले लेंगे नेगेटिव, जब हम सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट कर रहे होंगे, क्योंकि वो तो निकल चुकी है ना। तो यहाँ पर बेसिकली हमारी दो बॉडीज हैं। शुरुआत में क्या रही होगी? हमारी कंप्लीट डिस्क रही होगी ऑफ रेडियस ए, शुरुआत में काटने से पहले। तो उसका मास कितना हो जाएगा? जो भी डेंसिटी है उसको हमने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई ए स्क्वायर, हमने इसको लिख दिया m1। और उस कंप्लीट डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है वो तो ऑब्वियसली सेंटर पर रहा होगा, तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अगर अपन सेकेंड बॉडी के बारे में बात करें जिसको हम काट के निकाल रहे हैं, सो इट इज रिमूव्ड डिस्क ऑफ रेडियस b, इसका मास कितना होगा? तो डेंसिटी सेम मटेरियल है ना, मल्टीप्लाइड बाय एरिया हो जाएगा पाई इंटू बी स्क्वायर, और नेगेटिव साइन हमने लगा दिया यहाँ पर, तो ये हमारे m2 की वैल्यू होगी। तो नोटिस कर रहे हो m2 यहाँ पर नेगेटिव है, और x2 जो ये हिस्सा आपने निकाला है कभी ये रहा होगा यहाँ पर, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पर होगा, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? a माइनस बी हो जाएगी, ठीक है ना भाई। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? a, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? b। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? a माइनस बी हो जाएगी। तो हम अगर यहाँ पर ओरिजिन लेते हैं इस जगह पर, तो यहाँ से इसके सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? a माइनस बी हो जाएगी, यानी कि x2 हो जाएगा आपका a माइनस। दैट्स इट। अब देखो सवाल कितना आसान हो गया। तो हमारा सेंटर ऑफ मास जो होगा ऑब्वियसली एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट स्टिल आपकी बॉडी जो है वो क्या है? सिमेट्रिक है। तो हम डायरेक्ट एक्सीएम निकालते हैं, तो वो हो जाएगा पहली वाली बॉडी का मास दैट इज़ m1, दैट इज सिग्मा इंटू पाई इंटू ए स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय पहली वाली बॉडी का सेंटर ऑफ मास दैट इज़ 0। दूसरी वाली बॉडी का मास नेगेटिव है, सिग्मा इंटू पाई इंटू बी स्क्वायर इंटू लोकेशन कितनी है? a माइनस बी है, डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो टोटल मास हो जाएगा आपका सिग्मा इंटू पाई इंटू ए स्क्वायर और नेगेटिव सिग्मा इंटू पाई इंटू बी स्क्वायर। तो बेसिकली मास को जिसको आप रिमूव कर रहे हो उसके मास को हमेशा आपको नेगेटिव रखना है। देखो काम कितना आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म तो 0 हो गई, सेकेंड टर्म में सिग्मा इंटू पाई इंटू बी स्क्वायर टाइम्स ए माइनस बी बचा, और नीचे अगर आप सिग्मा इंटू पाई कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको लिखा जा सकता है a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी। अब a माइनस बी से a माइनस बी चला गया, सिग्मा पाई से सिग्मा पाई चला गया, तो अल्टीमेटली आपका आंसर आएगा, अच्छा नेगेटिव साइन भी बचेगा, तो नेगेटिव बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी। इसको आप डायरेक्ट एज अ फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। जैसे मान लो आपको कह दिया जाए कि आपका a जो है वो r है, r रेडियस वाली डिस्क दी, और उसमें से आपने b जो है वो है r डिवाइडेड बाय 2। इतनी रेडियस की जो डिस्क है वो काट के अलग निकाल ली, तो बताओ आपका जो रिमेनिंग बॉडी बचा उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? तो a और b की वैल्यू आपको पता पड़ गई, तो आपका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा सिंपली माइनस नेगेटिव होगा b स्क्वायर, यानी कि r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय a माइनस बी, r माइनस आर बाय सॉरी a प्लस बी, r प्लस आर बाय 2, यानी कि 3r बाय 2, 3r डिवाइडेड बाय 2। r से r चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा आपका r डिवाइडेड बाय 6 दैट इज़ नेगेटिव, यानी कि यहाँ से इस तरफ नेगेटिव r डिवाइडेड बाय 6 डिस्टेंस पर आपको क्या मिलेगा? सेंटर ऑफ मास मिलेगा। और ये वैसे भी हम वेरीफाई कर सकते हैं कि जब आपने इधर की तरफ से कुछ मास हटा लिया तो ज़्यादा मास वाले हिस्से के अंदर होता है आपका सेंटर ऑफ मास। तो पहले सेंटर ऑफ मास सेंटर पर था, जैसे आपने इधर से कुछ मास हटा लिया तो सेंटर ऑफ मास इधर की तरफ खिसक गया जिधर ज़्यादा मास बचा हुआ है। हमेशा सेंटर ऑफ मास जो है वो लालच, वो हमेशा ज़्यादा मास की तरफ दारी करता है, हमेशा ज़्यादा मास वाले पोर्शन की तरफ आपको सेंटर ऑफ मास मिलेगा। तो सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये तो हम लोगों ने देख लिया है ना। आपको क्या दिया जाए और उसके अंदर किस तरीके से सेंटर ऑफ मास निकाला जाए ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया।
बट स्टिल हमारा क्वेश्चन बाकी है कि भाई सेंटर ऑफ मास आखिर में है क्या, मतलब हम क्यों इतनी माथापच्ची कर रहे हैं, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों इतने डिफ़िकल्ट मैथमेटिकल प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं जिसमें हमें इंटीग्रेशन को यूज़ करना पड़ रहा है। फ़ायदा क्या है इसका? तो वो फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा जब आप मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को थोड़ा सा स्टडी करोगे, राइट। तो अगर आप सेंटर ऑफ मास की मोशन को अगर ऑब्जर्व करते हो, देखो आपको जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल गिवन है उसके अंदर हो सकता है बहुत सारे पॉइंट मासेस हो, कोई किधर भाग रहे हैं, कोई किधर भाग रहे हैं, कोई किधर भाग रहे हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। ये m1 जा रहा है इधर की तरफ, ये m2 जा रहा है इधर की तरफ, ये m3 जा रहा है, ये m3 जा रहा है इधर की तरफ, ऐसे करते करते mn जा रहा है इधर की तरफ। तो अलग अलग पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं भाई साहब, अलग अलग वेलोसिटी के साथ में। तो सोचो थोड़ी देर बाद में पार्टिकल अभी यहाँ है, थोड़ी देर बाद में पार्टिकल पता नहीं कहाँ कहाँ होंगे। तो अभी आप सेंटर ऑफ मास इतनी मुश्किल से निकाल पा रहे हो, ठीक है ना, मासेस को उनके लोकेशन से मल्टीप्लाई कर रहे हो, एवरेज ले रहे हो। थोड़ी देर बाद में सभी पार्टिकल की लोकेशन जो है चेंज हो चुकी होगी, वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे के अंदर। और फिर जब आप दोबारा सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो आपका दिमाग ही खराब हो जाएगा। और फिर आप ये देखोगे कि सेंटर ऑफ मास कितना खुद मोशन कर रहा है, किस डायरेक्शन के अंदर, किस वेलोसिटी के साथ में। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड से दिखने वाली प्रोसीजर है ना, इसको अगर आप मैथमेटिकली देखोगे तो आपको बहुत ही सिंपल नज़र आएगी। कैसे नज़र आएगी? तो आपने बोला था कि जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो डिफाइन करी जाती है यूजिंग m1 r1 m2 r2 अप टू mn rn डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 अप टू mn। अब क्या हो रहा है, हर पार्टिकल अपनी अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है विथ v1 v2 v3 अप टू vn वेलोसिटी के साथ में। तो आपकी जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगी वो हम कैसे निकालेंगे? तो हम लोग जैसे मासेस को पोजीशन से मल्टीप्लाई करते थे, वैसे यहाँ पर मासेस को अलग अलग वेलोसिटीज से मल्टीप्लाई कर देंगे। या फिर आप यूँ भी कह सकते हो कि जो आपका VCM होगा वो पक्का सेंटर ऑफ मास की लोकेशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर जो क्वांटिटी मिलेगी उसके इक्वल हो जाएगा। भाई ऐसे ही तो निकालते थे अपन वेलोसिटी। तो यहाँ पे जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो m1 बच जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसका, dr1 डिवाइडेड बाई dt। फिर m2 बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा dr2 डिवाइडेड बाई dt एंड सो ऑन। और ये क्या है, dr1 डिवाइडेड बाई dt, dr2 डिवाइडेड बाई dt, ये सब तो वेलोसिटीज़ है। तो अल्टीमेटली हमें पता पड़ गया कि जैसा फॉर्मूला हम सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए लिया करते थे यूज़ में, एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही फॉर्मूला वेलोसिटीज़ फाइंड आउट करने के लिए भी लिया जा सकता है। तो ये हो जाएगा m1 v1 m2 v2 अप टू mn vn डिवाइडेड बाई टोटल मास m1 प्लस m2 अप टू mn। ये क्या है, पहले मास का मोमेंटम, ये दूसरे का मोमेंटम, ये nth पार्टिकल का मोमेंटम। तो बेसिकली आप सारे के सारे मोमेंटम ऐड कर रहे हो, वेक्टर एडिशन कर रहे हो, तो नेट मोमेंटम आप निकाल रहे हो और उसको टोटल मास से डिवाइड कर रहे हो। ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि यार हम जो मोमेंटम की डेफिनेशन यूज़ किया करते थे ना, कि किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम होता है वो उसके मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो अगर हमारी बॉडी खूब सारे पॉइंट मासेस से मिलके बनी हुई हो और हर पॉइंट मास अपनी अपनी मर्जी से अलग अलग डायरेक्शन के अंदर भाग रहा हो, तो भी ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। आप बोलोगे सर ये कैसे यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग पार्टिकल के लिए अलग अलग वेलोसिटीज़ होगी, तो हम कौन से वाले पार्टिकल का मोमेंटम पूरी की पूरी बॉडी के मोमेंटम के बराबर मानेंगे? नहीं, हम पूरा का पूरा जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है उसको सेंटर ऑफ मास की टर्म्स में देखना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरी की पूरी बॉडी के बारे में अगर बात करी जाए, पूरी की पूरी बॉडी के अगर मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके आप मोमेंटम डिफाइन करना चाहते हो, तो यहाँ पे वेलोसिटी आपको किसकी लेनी होगी, पहले वाले पार्टिकल की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, पांचवे की? नहीं, किसी को फेवर नहीं करते, हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लेते हैं और वो हमारे नेट मोमेंटम के बराबर होती है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है कि हाँ यार सेंटर ऑफ मास क्यों एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो मोशन है वो ओवरऑल हमारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल की मोशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। देखो आगे, अगर आप एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करते हो तो आप वापस से डिफरेंशिएशन कर दो VCM का, तो आपको जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा m1 a1 m2 a2 अप टू mn an डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 अप टू mn। अब ये m1 a1 क्या है, ये पहले वाले पार्टिकल के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस का सम है।
अब पार्टिकल के ऊपर कुछ फोर्सेस इंटरनल होंगे अदर पार्टिकल्स की वजह से और कुछ फोर्सेस एक्सटर्नल होंगे, ऐसे दूसरे वाले के ऊपर भी कुछ फोर्सेस इंटरनल कुछ फोर्सेस एक्सटर्नल, ऐसे तीसरे के ऊपर भी कुछ फोर्सेस इंटरनल कुछ फोर्सेस एक्सटर्नल। इंटरनल फोर्सेस का सम जो होता है वो हमेशा जीरो होता है, तो अल्टीमेटली जो ऊपर आप सम करना चाह रहे हो ना वो बेसिकली एक्सटर्नल फोर्सेस के सम के बराबर हो जाएगा। यानी कि हमारा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जो होगा वो टोटल एक्सटर्नल फोर्स, अब रिजिड बॉडी है आपकी, कुछ फोर्स यहाँ लगा रहे हो, कुछ इधर लगा रहे हो, कुछ इधर लगा रहे हो, कुछ इधर लगा रहे हो, अलग अलग लोकेशन पर आप फोर्स लगा रहे हो, तो आप तो क्या करो उन सबका नेट फोर्स निकालो और उसको बॉडी के ओवरऑल मास से डिवाइड कर दो। आप पूछोगे सर ये जो रेशियो आ रहा है ये किसके एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, पहले वाले पार्टिकल के, दूसरे के, तीसरे के, चौथे के, पांचवें के? नहीं, किसी को फेवर नहीं करेंगे, हम सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन को यहाँ पर डिफाइन कर रहे होंगे, राइट। सो व्हाट इज सेंटर ऑफ मास अगेन, दोबारा से अगर अपन ये क्वेश्चन पूछे तो अब हमारे पास में आंसर है कि फॉर अ रिजिड बॉडी डिफरेंट पॉइंट्स कैन हैव डिफरेंट एक्सेलरेशन। रिजिड बॉडी के केस में ऐसा हो सकता है, जब रिजिड बॉडी रोटेट करती है ना तो अलग अलग पॉइंट का एक्सेलरेशन अलग अलग हो सकता है, अलग अलग पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, बट इवन इन दैट केस हम लोग F इज इक्वल टू ma ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट दिस फॉर्मूला विल ओनली बी एप्लीकेबल फॉर सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास हमारा वो स्पेशल पॉइंट है जिसके लिए हम अभी भी F इज इक्वल टू ma, P इज इक्वल टू mv, ओवरऑल बॉडी की बात कर रहा हूं मैं, ये फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा सेंटर ऑफ मास जिसको हमने मैथमेटिकली डिफाइन किया था, फिर उसकी जब मोशन को एनालाइज किया कि अगर सेंटर ऑफ मास को इस तरीके से डिफाइन किया जाए तो ये जो लोकेशन हमने डिफाइन करी है उसकी मोशन तो ओवरऑल बॉडी की मोशन को रिप्रेजेंट करती है, ओवरऑल बॉडी के ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट करती है। ये एक हमारे लिए इंटरेस्टिंग केस बना और यहीं से हमें सेंटर ऑफ मास की इंपॉर्टेंस पता चली। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर अपन टाइप ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे और इस लेक्चर को खत्म करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दो पार्टिकल आपको दे रखे हैं, मासेस 1 किलोग्राम 0.5 किलोग्राम, आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, सपोज करो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, 2 and 6 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, फाइंड स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हमें m1 दे रखा है 1 किलोग्राम, हमें m2 दे रखा है 0.5 किलोग्राम, हमें v1 दे रखा है 2 टाइम्स आई कैप, है ना, वेक्टर्स यूज़ कर लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, और हमें v2 दे रखा है 6 टाइम्स आई कैप, दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है। तो हमारा VCM हो जाएगा m1 v1 मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस ऑफ आई कैप, m2 v2 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 6 टाइम्स आई कैप डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 0.5, तो ऊपर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ आई कैप, 0.5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो थ्राइस ऑफ आई कैप यानी कि 5 टाइम्स आई कैप डिवाइडेड बाय 1.5, तो ये हो जाएगा आपका 50 डिवाइडेड बाय 15, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स आई कैप यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकेंड इन सेम डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में m1 भाग रहा है, जिस डायरेक्शन में m2 भाग रहा है, उसी डायरेक्शन में आपको सेंटर ऑफ मास भी भागता हुआ नजर आएगा विथ वेलोसिटी 10 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकेंड। बहुत आसान हो गया। फिर आपसे पूछा गया है, दो पार्टिकल है, मासेस 2 किलोग्राम 4 किलोग्राम आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर विथ एक्सेलरेशन दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली ऑन ए स्मूथ सरफेस, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हमें कह रखा है कि m1 जो है वो 2 किलोग्राम है, m2 जो है वो 4 किलोग्राम है। m1 का एक्सेलरेशन आप ले रहे हो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मान लो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है तो ये आई कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो a2 होगा, अप्रोच कर रहे हैं ना, तो एक अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगा तो दूसरा नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका नेगेटिव ट्वाइस ऑफ आई कैप। आई कैप लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लेके भी काम चला सकते हो। तो आपका ACM हो जाएगा m1 a1 मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 टाइम्स आई कैप, m2 a2 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 टाइम्स आई कैप डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2
मतलब 2 + 4, तो हो जाएगा 2 एंड -8 यानी कि -6 बचेगा टाइम्स आई कैप डिवाइडेड बाय 6 यानी कि -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस का मतलब है नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव का मतलब है जो आपका दूसरा वाला पार्टिकल है उसकी डायरेक्शन में आपको एक्सेलरेशन दिखाई देगा सेंटर ऑफ मास का कितना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेशन वेरीफाई करते रहना, ठीक है। ये देखो, फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बिगर ब्लॉक एट द इंस्टेंट व्हेन द स्मॉलर ब्लॉक रीचेस द ग्राउंड। तो जब ये धीरे 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 खिसकते खिसकते नीचे आ रहा है, उतनी देर में आपका ब्लॉक भी पीछे चला गया ओवरऑल, ठीक है। तो घटना कैसी हुई कि आपका ब्लॉक आ गया यहां पर, ठीक है, यहां पर आ गया। तो ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, x हुआ है। इस वाला पॉइंट को देखो, पहले ये यहां था, अब ये यहां पर आ गया। और ऊपर वाला जो छोटा इस कैपिटल M जो दे रखा है वो पहले ऊपर था, अब वो कहां पर आ चुका है, यहां पर आ चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, बट देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एट ऑल। खासकर जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अगर अपन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। तो कम से कम जो सेंटर ऑफ मास है उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। वो पहले भी रेस्ट पर था तो अभी भी रेस्ट पर रहना चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास का एक्स डायरेक्शन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा, बस हमें इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो, जो पहले वाला पार्टिकल है जो कैपिटल M है, ठीक है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है डेल्टा x1 वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में हुआ है, और कितना हुआ है, x हो गया, पॉजिटिव ले लिया आप लोगों ने। और जो दूसरा वाला है, ठीक है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका, दूसरे वाले का मास है 10m और इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका x2, तो ये हो जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा पॉजिटिव x, जो आपका बिगर ब्लॉक है वो पॉजिटिव x चला गया, पॉजिटिव x डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। और अगर आप इसको देखोगे तो पहले यहाँ पर था, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हाईएस्ट पॉइंट पर ही लेते हैं, पहले यहाँ पर था इस जगह पर और अब ये यहाँ पर आ गया। तो ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी 2.2 - x, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, तो ये अपन लिखेंगे यहाँ पर -2.2 - x। तो आपका ओवरऑल जो डेल्टा XCM है वो कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि नेट फोर्सेस 0 है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डेल्टा XCM कितना हो जाएगा, m मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा x1 प्लस 10m मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा x2 डिवाइडेड बाय m प्लस 10m, दैट इज 11m। ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, 0। डेल्टा x1 की वैल्यू रखते हैं तो हो जाएगा m, नेगेटिव साइन बाहर ले लेते हैं, 2.2 नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा प्लस m मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 10m मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा -2.2m और ये हो जाएगा आपका प्लस 11mx इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2.2m डिवाइडेड बाय 11m, m से m चला गया तो ये आ जाएगा आपका 0.2। इतने मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपके ओवरऑल सिस्टम का इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। जैसे ये है, अ मैन ऑफ मास 80 किलोग्राम स्टैंड्स ऑन अ प्लैंक ऑफ मास 40 किलोग्राम। द प्लैंक इज लाइंग ऑन अ स्मूथ सरफेस इनिशियली, बोथ आर एट रेस्ट। तो आपका एक तो हो गया प्लैंक, ठीक है, और इसके ऊपर खड़ा हुआ है एक आदमी, एक कॉर्नर पर खड़ा है पहले, ठीक है ना, यहाँ पर खड़ा है। इसका मास हमें दे रखा है 80 किलोग्राम, ठीक है, और इसका मास हमें दे रखा है 40 किलोग्राम। चलो बहुत अच्छी बात है। अब जैसे ये चलने लगेगा तो ये प्लैंक को पीछे की तरफ धकेलेगा, क्योंकि प्लैंक स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है तो प्लैंक चला जाएगा पीछे। तो अल्टीमेटली सिचुएशन कैसी होगी
कि आपका प्लैंक हल्का सा खिसक के यहाँ पर आ जाएगा। तो जब तक आदमी दूसरे किनारे पर पहुँचेगा, जब तक आदमी यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है, तब तक प्लैंक थोड़ा सा पीछे जा चुका होगा। मान लो कि प्लैंक पीछे चला गया x डिस्टेंस, तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी प्लैंक की लेंथ। तो प्लैंक की लेंथ कितनी है 6 मीटर, तो 6 माइनस x। तो आप देख रहे हो आदमी का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ है, तो m1 जो है वो एक तरीके से हो जाएगा 80 किलोग्राम और डेल्टा x1 हो जाएगा आपका पॉजिटिव 6 माइनस x, जबकि m2 जो है वो हो जाएगा 40 किलोग्राम और डेल्टा x2 हो जाएगा आपका नेगेटिव डायरेक्शन में x। बस इतना ध्यान रख लो, काम हो गया। आपका डेल्टा XCM जो है वो 0 आना चाहिए। इसका मतलब आपका 80 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस x प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाय माइनस x, ये किसके बराबर आना चाहिए 0। नीचे टोटल मास को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा 80 इंटू 6 दैट इज़ 480 माइनस 80 टाइम्स x माइनस 40 टाइम्स x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 480 डिवाइडेड बाय 120 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4 टाइम्स। तो 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका प्लैंक का इन बैकवर्ड डायरेक्शन, जब तक आदमी दूसरे किनारे तक पहुंचेगा तब तक। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर और आपको इस तरीके के क्वेश्चंस करने आने चाहिए, राइट। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा मान लो, और इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अपन ये मान लेते हैं कि m2 इज ग्रेटर देन m1, तो m2 नीचे जाएगा और उतने ही एक्सेलरेशन से m1 ऊपर जाएगा। तो पहला मास हो गया हमारा m1, एक्सेलरेशन हो गया a टाइम्स j कैप पॉजिटिव j डायरेक्शन में, और दूसरा मास हो गया हमारा m2 और एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका नेगेटिव a टाइम्स j कैप क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो आपका ACM जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा m1 a टाइम्स j कैप माइनस m2 a टाइम्स j कैप डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा आपका m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 टाइम्स a टाइम्स j कैप। अब नोटिस करो कि हमारा जो एक्सेलरेशन होता है, हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर पढ़ चुके हैं, कैसे निकालते थे, वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए कि इसको सपोर्ट करने वाला फोर्स है m2 टाइम्स g और इसको अपोज करने वाला फोर्स है m1 टाइम्स g। तो ओवरऑल सिस्टम के बारे में बात करोगे तो सपोर्टिंग फोर्स हो जाएगा आपका m2 टाइम्स g और अपोजिंग फोर्स हो जाएगा आपका m1 टाइम्स g। तो ओवरऑल फोर्स हो जाएगा m2 माइनस m1 टाइम्स g और टोटल मास कितना हो जाएगा आपका m1 प्लस m2। बस हो गया हमारा काम। तो देखो हम जैसे ही एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 टाइम्स m2 माइनस m1। तो या तो अपन नेगेटिव साइन बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, और इसको लिखेंगे अपन m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर टाइम्स g टाइम्स j कैप। तो हमें m1 और m2 की वैल्यू नॉर्मली गिवन होती है और इनका यूज़ करके हम ओवरऑल एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। नेगेटिव साइन का मतलब समझ में आ रहा है आपको? नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि आपका जो हैवियर मास है वो नीचे की तरफ जा रहा है और जो लाइटर मास है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवियर मास की तरफ होता है, तो ऑब्वियसली आपका सेंटर ऑफ मास जो है वो भी नीचे जाएगा, इसलिए हमारे सेंटर ऑफ मास का ओवरऑल एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव जे कैप डायरेक्शन के अंदर आ रहा है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर आ रहा है। इस तरीके से हम लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास कैसे डिफाइन किया जाता है, सेंटर ऑफ मास की मोशन किस तरीके से डिफाइन करी जाती है, सेंटर ऑफ मास की इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरीके से रिजिड बॉडी के ट्रांसलेशन को आप इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास की मोशन एक्सप्लेन कर सकते हो, ये सब कुछ हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो रिजिड बॉडी है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आगे थ्रू आउट इस चैप्टर के अंदर, वो क्या होती है और उसकी किस किस तरीके की और कॉम्प्लिकेटेड मोशंस जो है वो भी पॉसिबल है। तो हमारी रिजिड बॉडी का मतलब होता है अ बॉडी हैविंग फाइनाइट बट फिक्स्ड शेप एंड साइज। फाइनाइट है, फिक्स्ड है,
शेप और साइज दोनों। जब भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो इसके किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी फिक्स्ड है इसकी साइज और शेप। तो आप क्या कर सकते हो, सॉलिड्स जो है ना उनको अप्रॉक्सीमेटली रिजिड बॉडीज मान सकते हो। रिजिड बॉडी के लिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर सेम फोर्स लगाओगे, जैसे ये मेरे हाथ में पेन जो है वो एक रिजिड बॉडी है, तो अगर मैं इसके इस वाले पॉइंट के ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ तो इसकी मोशन अलग होगी, ठीक है। अगर मैं इस वाले पॉइंट के ऊपर लगाता हूँ 5 न्यूटन का फोर्स तो इसकी मोशन अलग होगी, और अगर मैं इस वाले पॉइंट के ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ तो इसकी मोशन अलग होगी। किसी कंडीशन में आपको क्लॉकवाइज रोटेट होते हुए नजर आएगा, किसी में एंटी क्लॉकवाइज, और किसी में ये ऊपर की तरफ ट्रांसलेट होते हुए नजर आएगा। तो सेम फोर्स लगा रहा हूँ रिजिड बॉडी के ऊपर, बट अलग अलग लोकेशंस के ऊपर लगा रहा हूँ तो उसकी मोशन मुझे अलग अलग नजर आ रही है। सो इफ सेम फोर्स इज अप्लाइड एट डिफरेंट पॉइंट्स इट विल प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन। तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी मोशन होगी। हम उसको कैसे स्टडी करेंगे, तो हम उसको सिंपल टर्म्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले जो मोशन पॉसिबल है दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन ऑफ रिजिड बॉडी। ट्रांसलेशन में क्या होता है कि आपकी रिजिड बॉडी के हर पार्टिकल का मास, वेलोसिटी कह लो या फिर एक्सेलरेशन कह लो, वो सेम होता है, सेम डायरेक्शन के अंदर होता है। जैसे ये आपका पूरा का पूरा ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी भी इधर है, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी भी इधर है, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी भी इधर है, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी भी इधर है। जितने भी पॉइंट्स हैं सबकी वेलोसिटी सेम डायरेक्शन के अंदर है, सेम मैग्नीट्यूड है। अगर आपका ये पूरा का पूरा जार जो है वो ट्रांसलेट कर रहा है ऑन अ पैराबोलिक पाथ, तो किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर ये वाला पॉइंट जो है इसकी वेलोसिटी भी इधर है, इसकी वेलोसिटी भी इधर है, इसकी वेलोसिटी भी इधर है, इस वाले पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी भी इधर, इसकी वेलोसिटी भी इधर, इसकी वेलोसिटी भी इधर, इस वाले पॉइंट पर सबकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अंदर। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, ट्रांसलेशन का एग्जाम्पल हो गया। इसके कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। इसका मतलब क्या होगा कि आपकी जो रिजिड बॉडी है उसका हर पार्टिकल जो है वो एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा होगा। ये जो सर्कुलर पाथ है ना, इट लाइज इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस। हर पार्टिकल का जो सर्कुलर पाथ का प्लेन होगा वो एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, और हर पार्टिकल के सर्कुलर पाथ का जो सेंटर होगा वो आपका फिक्स्ड एक्सिस के ऊपर होगा। जैसे इस पंखे को घूमता हुआ देखो, तो इस पॉइंट की मोशन देखोगे सर्कुलर पाथ में नज़र आ रहा है, इस पॉइंट की मोशन देखोगे सर्कुलर पाथ के अंदर नज़र आ रहा है, सबका सेंटर आपको एक्सिस के ऊपर नज़र आ रहा है। ये पॉटर वाला एग्जांपल ले सकते हो कि वो अपने घड़े बनाते टाइम पे जो घुमाता रहता है, तो ऑब्वियसली इस एक्सिस के अबाउट वो क्या करता है, चीज़ों को रोटेट करता है। इन जनरल किसी भी रिजिड बॉडी के बारे में आप बात कर सकते हो। और अगर आप रोटेशन को और ट्रांसलेशन को ऐड कर देते हो, मतलब एक रिजिड बॉडी ट्रांसलेट भी कर रही है, मतलब उसका सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा है और रोटेट भी कर रही है, ठीक है। जैसे बॉडी रोल करती हुई नज़र आ रही है, जैसे ये जार आपको ट्रांसलेट भी करता हुआ नज़र आ रहा है, साथ ही साथ में रोटेट करता हुआ भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, इसको हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। एंड देन वी टॉक अबाउट रोटेशन अबाउट मूविंग एक्सिस। जैसे जो लट्टू है उसका एग्जांपल ले लो, या फैन का एग्जांपल ले लो, जिसका मुंह जो है, जिसकी मुंडी जो है वो घूमती रहती है। तो इसमें आपका जो एक्सिस है वो फिक्स नहीं है, एक्सिस खुद क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इस तरीके की मोशन का एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके की मोशन से आपको क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। सो अब ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी हमने यहाँ पर स्टडी करी है, इसमें से ट्रांसलेशन वाला काम जो है वो हमारा ऑलरेडी कंप्लीटेड है। हम ट्रांसलेशन को ऑलरेडी जो हमारी मैकेनिक्स के अंदर है पढ़ चुके हैं। F = ma, काइनेटिक एनर्जी = ½ mv², मोमेंटम = मास इंटू वेलोसिटी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि रिजिड बॉडी के केस में हर पॉइंट का मोमेंटम अलग अलग होगा, हर पॉइंट के ऊपर फोर्स भी अलग अलग हो सकता है, हर पॉइंट का एक्सेलरेशन भी अलग अलग हो सकता है। तो ये जो फॉर्मूलाज तुम ले रहे हो, F = ma, P = mv, काइनेटिक एनर्जी = ½ mv², ये किसके लिए एप्लीकेबल होंगे, तो ये उस रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास के लिए एप्लीकेबल होंगे। सो नाउ कंक्लूड करते हैं हमारी आज की क्लास को कि सेंटर ऑफ मास, जिसको हमने एक मैथमेटिकली वेल डिफाइंड प्रोसीजर के थ्रू डिफाइन किया था, वो एक ऐसे पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है जो कि आपकी ओवरऑल रिजिड बॉडी के ट्रांसलेशन को डिस्क्राइब करता है। दिस इज सेंटर ऑफ मास।
आई होप आज की क्लास में आपको मज़ा आया होगा। मैं मिलता हूँ हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय।